नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। अभी तक हमने विचारधाराएं पढ़ी। समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, साम्यवादी, राष्ट्रवादी, नारीवादी और पर्यावरणवादी। ये कुछ प्रमुख विचारधाराएं हमने पढ़ी। उस पर हमने लास्ट में चाय वाली कहानी भी देखी थी। तो चाय वाली कहानी पे आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मत होइएगा, ठीक है। आज की क्लास जो शुरू होगी वो होगी महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे, ना, जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती हैं हमारे पॉलिटी में यूज होती हैं। जगह जगह पे जब हम संविधान पढ़ाना शुरू करेंगे तब ये विचारधाराएं यूज होती रहेंगी या ये शब्दावलियां यूज होती रहेंगी। तो वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम टॉपिक से इतर अगर जाने रखते हैं, उससे बाहर जाने तो क्लास लंबी होती है और समझ भी नहीं पाते। हम पढ़ा रहे हैं, अगर वहां पे डीपीएसपी और गांधीवाद पढ़ाने लगे तो आप थोड़ा वहां पे प्रभावित होंगे, आपको उतनी चीजें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। या समाजवाद अगर आपको पहले से नहीं पता है तो डीपीएसपी में कौन से ऐसे प्रावधान है जो समाजवादी प्रावधान है, तो ये सब समझने में थोड़ा आपको समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए पहले इन सब चीजों को पढ़ा दिया जा रहा है। शब्दावलियां भी जब हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, जब क्लास में दोबारा शब्दावलियां आएंगी तो वहां पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज की क्लास में संप्रभुता, ठीक है। क्या है संप्रभुता? संप्रभुता पहले भी चर्चा हो रही है कि हो चुकी है कि राज्य सर्वोपरि होता है, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं होती। जब हम राज्य के प्रमुख अंग बता रहे थे कि संप्रभुता होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, संगठित सरकार होनी चाहिए, और एक और पॉइंट होता है कि उसको भौगोलिक रूप से मान्यता भी मिली होनी चाहिए। उस समय हमने संप्रभुता को थोड़ा बहुत आपको परिचित करवाया था। यहाँ पे हम संप्रभुता को और डिटेल में देखते हैं कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता क्या है? राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता जो ना तो किसी आंतरिक शक्ति से बधी होती है और ना ही किसी बाहरी शक्ति के अधीन होती है। मतलब हमारा जो केंद्र है, केंद्र सरकार है या राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, ये क्या किसी बाहरी सत्ता के दबाव में है, किसी बाहरी सत्ता के दबाव में कार्य करते हैं या फिर राज्यों के दबाव में कार्य करते हैं? ऐसा नहीं है। वो जो चाहे उस प्रकार के कानून बना सकते हैं, बस वो संविधान के दायरे के अंतर्गत होना चाहिए। तो हमारा देश संप्रभु है। तो राज्य की देखिए संप्रभुता डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये भी समझ में आएगा वर्तमान में विश्व में पूर्ण संप्रभु कोई भी देश है ही नहीं। लेकिन संप्रभु कैसे है वो अभी देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा, एक करके। ज्यादा टॉपिक्स हटते नहीं है, क्रम वाइज चलते हैं, ठीक है। राज्य की वह सर्वोच्च सत्ता जो ना तो किसी आंतरिक शक्ति ना किसी बाहरी शक्ति के अधीन है। संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? आंतरिक संप्रभुता मतलब वही आंतरिक शक्ति, और बाह्य संप्रभुता। हम आंतरिक रूप से संप्रभु हैं। क्या केंद्र सरकार जो चाहे वो कार्य कर सकती है? नहीं, संविधान के दायरे के अंतर्गत रह के कार्य करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन भारत के भूभाग को कोई हड़प सकता है? कोई देश या फिर कोई राज्य भारत से अलग हो सकता है? नहीं। कोई हड़प सकता है? नहीं हड़प सकता। इसलिए हम आंतरिक रूप से संप्रभु हैं, बाह्य रूप से संप्रभु हैं। कोई भी संधि भारत मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम बाध्य नहीं है। तो हम संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है ना। उसी को संप्रभु कहा गया। संप्रभुता पर विचारक और उनकी परिभाषाएं क्या कह रही हैं? जीन बोडिन एक पाश्चात्य विचारक है। इन्होंने क्या कहा? संप्रभुता को पहली बार व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। किसने? जीन बोडिन ने। इससे पहले भी संप्रभुता की परिभाषाएं दी गई, ऐसा ही संप्रभुता के बारे में कभी बताया नहीं गया, लेकिन इन्होंने सबसे व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। इन्होंने कहा सॉवरेंटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। थॉमस हॉब्स संप्रभुता के बारे में क्या कहते हैं? थॉमस हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन, लेवियाथन थॉमस हॉब्स की एक पुस्तक है, उसमें कहते हैं संप्रभुता पूर्ण होनी चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। अगर केंद्र के पास केंद्र संप्रभु नहीं होगा राज्यों से, तो वो दो राज्यों के बीच शांति कैसे बहाल कर सकता है? तो केंद्र अपना संप्रभु, उस हिसाब से आप समझिए। घर में देखते हैं, एक परिवार में अगर परिवार का मुखिया संप्रभु नहीं है, अंतिम निर्णय उसके पास नहीं है, ठीक है, तो सब परिवार बिखरने लगेगा ना। सब कई जगह निर्णय लेने वाले लोग हैं। तो एक संप्रभुता का होना इसीलिए आवश्यक है। जीन जैक रूसो क्या कहते हैं? ये लोक संप्रभुता की बात कहते हैं। इसकी लोक संप्रभुता की बात करते हैं। इसका सिद्धांत दिया जनता की वास्तविक संप्रभुता। जनता किसकी? यहाँ पॉपुलर लिखा है, लेकिन लोग मतलब यहाँ रहेगा पीपल, ठीक है। लोग जनता की संप्रभुता की बात करते हैं। जनता वास्तविक संप्रभु होती है। भारत में जनता संप्रभु एक नहीं है। हम भारत के लोग, भारत प्रस्तावना से पता चलता है,
संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। जनता जब चाहे तो सरकार को बदल भी सकती है। ठीक है। अगर आधुनिक समय में संप्रभुता की बात करें, हमने क्या बताया, आधुनिक समय में कोई भी देश पूर्ण संप्रभु नहीं है। उसे आप देखिए, पहले के समय में संप्रभुता पूर्ण थी और निरंकुश मानी जाती थी। संप्रभु है, कोई कोई देश का राजा का संप्रभु होगा, देश का जो मुखिया होगा संप्रभु होगा, तो तानाशाही भी तो कर सकता है। तो संप्रभुता निरंकुश मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में संविधान और कानून का शासन संप्रभुता को सीमित करता है। हमने चर्चा की ना, भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो संविधान के दायरे में आंतरिक रूप से पूर्ण संप्रभु नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में संप्रभुता जनता के पास मानी जाती है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ भी राज्यों की बाह्य संप्रभुता को सीमित करते हैं। जो यूएनओ, डब्ल्यूटीओ का सदस्य है या सीटीबीटी के अगर हम सदस्य हैं तो हम परमाणु परीक्षण पे हमको रोक लगाना पड़ेगा। ठीक है। या एनपीटी के सदस्य हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफेरल ट्रीटी, अगर इन सब के सदस्य हैं तो हमको उसके दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। तो हम संप्रभु कैसे हुए? ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएनओ, डब्ल्यूटीओ या आईएमएफ जैसी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी बाह्य संप्रभुता को सीमित करती हैं किसी भी देश की। ठीक है। सिर्फ भारत के टर्म में नहीं कहा जाए। अब भारत में संप्रभुता की बात की जाए, ये तो संप्रभुता पहले देखा, उसके बाद वर्तमान समय में संप्रभुता हमने देखा। अब वर्तमान समय में भारत को भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, तो हम भारत की जनता में संप्रभुता निहित है, ना कि केंद्रीय सत्ता में। इसका अर्थ क्या होता है? भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च है। किस हिसाब से? भारत की जनता, जनता यहाँ की सर्वोच्च है, जनता संप्रभु है, भारत संप्रभु, लेकिन भारत की सरकार संप्रभु नहीं है पूर्ण रूप से। ठीक। आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता की बात की जाए तो संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। आज के समय में संसद कोई भी कानून बना सकता है, परंतु इस पे जो हम न्यायिक सक्रियता जैसी एक टर्मिनोलॉजी आगे पढ़ेंगे, उससे आप जब इस पॉइंट को आप कंपेयर करेंगे कि संसद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु वह कानून संविधान के दायरे में रहकर बनना चाहिए और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये न्यायपालिका समय समय पर तय करती है। यही न्यायिक सक्रियता का एक पार्ट है, हम देखते हैं आगे। बाह्य संप्रभुता, भारत किसी अन्य राष्ट्र का अधीन नहीं है, किसी देश का अधीन नहीं, संस्थाओं का अधीन है। उस पर भी भारत ने साइन, सिग्नेचर किया हुआ है। वो चाहे तो सिग्नेचर ना करे, और ऐसा भी नहीं कि उसको अगर खत्म कर देगा, उसको तोड़ देगा तो हमारे देश पे हमला हो जाएगा। संप्रभु नहीं है वो, जब चाहे उससे बाहर भी हो सकता है। तो बाह्य संप्रभुता की बात की जाए, अगर सरल शब्दों में समझा जाए, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो ना बटी ना उधार ली गई, और जो राज्य के अंदर व बाहर दोनों जगहों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगर आपको संप्रभुता की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो सबसे सटीक देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो ना बटी है ना उधार ली गई है, और जो राज्य के अंदर व बाहर दोनों जगह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ये होती है संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता के बारे में हमने ये सीखा। ठीक। तो संप्रभुता इतने डिटेल में क्यों पढ़ा गया? संप्रभुता एक छोटा सा वर्ड है, हमारे ऊपर किसी सत्ता का अभाव होना, लेकिन उसमें भी सत्ता का पूर्ण अभाव है या पूर्ण अभाव है। आदमी की संप्रभुता कैसी है ये भी हम यहाँ पे देखें। राज्य, राज्य हम पहले पढ़ चुके ना, अब समझते हैं राज्य की परिभाषा। यहाँ देखिए, राज्य एक राजनैतिक और कानूनी संगठन है जिसके पास चार अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? राज्य के पास जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। और राज्य के गठन का आधार क्या होता है? ये कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित होता है राज्य। इसके उदाहरण देखा जाए तो भारत, अमेरिका, चीन और फ्रांस। महत्व क्या है? राज्य कानून और शासन चलाने वाली शक्ति रखता है, ये कानून और शासन चलाएगा। वहीं राष्ट्र की अगर परिभाषा देखी जाए, ये हम डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पहले से पढ़े हुए हैं इसको। परिभाषा में अगर देखा जाए, राष्ट्र एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। राष्ट्र क्या है? एक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई है जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, धर्म, जातीयता या साझा आकांक्षाओं से जुड़े होते हैं। यहाँ जुड़ने का आधार क्या है? भावनाएं हैं, संस्कृति है। ठीक है। इतिहास साझा रहा है, परंतु यहाँ जुड़ने का आधार क्या रहा है? कानूनी संगठन। कानूनी संगठन के आधार पर ये जुड़ रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर जुड़ रहे हैं। राष्ट्र राज्य में ये अंतर है।
राज्य भावनाओं का प्रतीक है, राष्ट्र शासन व्यवस्था का प्रतीक है। उदाहरण के रूप में देखा जाए जर्मन राष्ट्र सांस्कृतिक एकता पर आधारित है। महत्व अगर इसका हम समझते हैं तो राष्ट्र लोगों के मन की एकता और पहचान से बनता है, चाहे उनका अपना स्वतंत्र राज्य हो या ना हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि राष्ट्र राज्य का रूप ले ही, राष्ट्र कहीं भी पनप सकता है। हमारे भारत जैसे देश में अनेक राष्ट्रवादी लोग रह सकते हैं, अलग अनेक राष्ट्र रह सकते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो राष्ट्र क्या है, लोगों की आत्मा और संस्कृति की एकता, एकजुटता है। एक जैसी विचारधारा मानने वाले लोगों का समूह है, परंतु राज्य एक जैसी शासन प्रणाली स्वीकार करने वाले लोगों का समूह है। राज्य है राजनीतिक संगठन और शासन की व्यवस्था। प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए तो राष्ट्र सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है, वहीं राज्य क्या है, राजनैतिक और संवैधानिक इकाई है। राष्ट्र का आधार क्या होता है, भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, हम की भावना, हम, हमारा, ठीक है, मैं की भावना इसमें नहीं होती है। राज्य में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चार तत्व होते हैं। इन चार तत्वों की हमने बात की। अस्तित्व की बात की जाए, संप्रभुता क्या है, जस्ट इससे पहले हम पढ़े संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता होनी चाहिए लोगों की भावना और एकता पर आधारित, इसका अस्तित्व भावनाओं पर आधारित होता है। इसका कोई निश्चित भूभाग आकार नहीं है। भावनाएं अगर समाप्त हो गई तो राष्ट्र बिखर जाएगा। ठीक है, परंतु राज्य भावनाओं पे नहीं, शासन व्यवस्था पे चल रहा तो वो बिखरेगा नहीं, कानूनी और संवैधानिक मान्यता पर आधारित होता है। उदाहरण भारतीय राष्ट्र, जर्मन राष्ट्र और अरबी राष्ट्र। देखिए, भारत में राष्ट्र भी है और भारत राज्य भी है। राष्ट्र क्यों है, भारत में राष्ट्रवादी विचारधाराएं, हमने चर्चा की कि भारत में राष्ट्रवादी विचारधाराएं क्या क्या है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, ठीक है, ये सब राष्ट्रवादी भावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पर एक जैसी परंपरा, एक जैसे धर्म, एक जैसे फंक्शन को मानने वाले लोग एकजुट हुए, और यहाँ पर एक जैसी शासन व्यवस्था को मानने वाले लोग एकजुट हुए हैं। तो राष्ट्र राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, दिखता है एक दूसरे के समान है, परंतु दोनों में अंतर है। अब समझते हैं राष्ट्र राज्य क्या होता है। राज्य समझा हमने, राष्ट्र समझा हमने, परंतु राष्ट्र राज्य मतलब भावनाओं, पहले शब्दों को समझे तो भावना, भावना पर आधारित ऐसा भौगोलिक इकाई, प्रशासनिक इकाई, संप्रभु इकाई या सरकार द्वारा निर्मित इकाई राज्य। भावनाओं पर आधारित जो शासन व्यवस्था होती है उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल समझा जाए तो जापान, जर्मनी। जापान में एक जैसी भावना को मानने वाले लोग, या पाकिस्तान को भी अगर देखा जाए तो वो भी एक राष्ट्र राज्य जैसी संकल्पना पे कहीं ना कहीं खरा उतरता है। पाकिस्तान के नींव का आधार क्या रहा है, एक जैसे धार्मिक लोग, एक जैसे धर्म को मानने वाले लोगों का समूह बना था पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं वो भी राष्ट्र राज्य का ही एग्जाम्पल है। राज्य अलग, राष्ट्र अलग, परंतु इन दोनों का संबंध समझा, राष्ट्र राज्य क्या होता है तो ये हम पाकिस्तान से अच्छे से समझ सकते हैं। एक जैसी संस्कृति मानने वाले लोग अगर एक देश का निर्माण कर दे, जैसे हम ईरान की बात करते हैं, वहां पे एक जैसी सारी शासन, वो सारे धार्मिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपना एक राज्य का निर्माण किए हैं। यहूदी, इजराइल की बात करें, वहां यहूदियों का मानने वाला एक राष्ट्र है, तो भावनाओं पर आधारित है वो राज्य। ठीक है ना, एक ऐसा राज्य जो भावनाओं पर भी आधारित हो, चार प्रमुख सिद्धांत के अलावा उसमें भावनाएं मेन केंद्र बिंदु हो, तो वो हो जाता है राष्ट्र राज्य। वहीं राज्य राष्ट्र की बात अगर की जाए तो एक ऐसा राज्य जो अलग अलग राष्ट्रवादी विचारधाराओं, कई लोग राष्ट्र विचारधारा के थे, कई सारे राष्ट्र थे, जैसे भारत है। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भारत में कितने राष्ट्र हैं, धार्मिक आधार पर, भावनात्मक धार्मिक आधार पर देखते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है ना, तो इन सबको मिला के एक राज्य का निर्माण हुआ। तो भारत कहीं ना कहीं राज्य राष्ट्र है, राज्य के अंदर कई सारे राष्ट्र हैं, राज्य से राष्ट्र बना हुआ है। तो यहां पर देखा जाए, जब एक राज्य कई राष्ट्र, कई भाषाएं, कई संस्कृतियां, जाति समूह होते हैं और वह सबको एक साथ लेकर साझा राष्ट्रीय पहचान बनाता है तो राज्य राष्ट्र कहते हैं। इसका आधार क्या था, एक राज्य अनेक राष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है, वहीं अगर राष्ट्र राज्य की परिभाषा देखी जाए, जब एक राष्ट्र समान संस्कृति, भाषा, इतिहास, पहचान के लोग अपना स्वतंत्र राजनीतिक राज्य बना ले तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना होती है। यहाँ एक राष्ट्र, एक सिद्धांत, और यहाँ पर एक राज्य और अनेक राष्ट्र होते हैं। विशेषता क्या है, सांस्कृतिक भाषाई एक रूपता पाई जाती है, यहाँ सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। भारत को अगर इसको समझना है तो आप भारत को अपने दिमाग में ध्यान रखिए, और अगर इसको समझना है तो आप
पाकिस्तान को एग्जाम्पल के रूप में सबसे बेहतर, अगर आप जापान की संस्कृति कल्चर के बारे में थोड़ा जानते हैं तो जापान को ज्यादा बेहतर से आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। राष्ट्रवाद की भावना यहाँ होती है, इसकी विशेषता क्या है, राष्ट्रवादी भावना रहे। हमने इससे पहले थॉट पढ़ा ना, उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रवादी भावना क्या होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना रहे, सांस्कृतिक भाषाई एकरूपता रहे, राज्य और राष्ट्र की सीमाएं लगभग एक जैसी होती है। अगर एक राष्ट्र इतने बड़े एरिया में रहता तो राज्य की सीमाएं भी यही डिसाइड कर दी जाएंगी, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। कई सारे राष्ट्र हैं, इन सबको मिलाकर एक राज्य की सीमा होगी। जरूरी नहीं कि राष्ट्र की सीमा ही राज्य की सीमा निर्धारित करे। यहाँ की इसकी एक भाषा, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, एक राज्य, ठीक है। इसका उदाहरण देखा जाए तो भारत, इसकी विशेषता सांस्कृतिक विविधता, बहुभाषिक और बहुधर्मिता, साझा संवैधानिक ढांचे और एकता में विविधता पर जोर देता है। स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल भारत हुआ, दूसरा है स्विट्जरलैंड भी देख सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो नेशन स्टेट क्या होता है, पहले राष्ट्र बना फिर राज्य बना। पहले राष्ट्रवादी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर स्टेट नेशन, राज्य राष्ट्र को देखा जाए तो पहले राज्य बना फिर अलग अलग समूहों के लोग, अलग अलग भावनाओं के लोग मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। उम्मीद है कि आपको राष्ट्र राज्य समझ में आया होगा, क्योंकि सब जगह एक ही पॉइंट पर पढ़ा दिए, राष्ट्र राज्य अलग अलग। पहले राष्ट्र पढ़ाए, फिर राज्य पढ़ाए, फिर राष्ट्र राज्य पढ़ाए, फिर राज्य राष्ट्र पढ़ाए, तो सब एक जगह मिक्सअप ना हो। एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा, अंतर समझ में आएगा, बहुत अंतर है दोनों में। अब जो अगला शब्दकोश आता है जो बार बार हमारे पढ़ाने में प्रयोग होगा, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, ये क्या होती है। देखिए हमारा जो मूल संविधान था वहां पर धर्म निरपेक्षता या जिसको पंथ निरपेक्षता कहते हैं, पंथ निरपेक्षता नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे प्रस्तावना में ऐड किया गया, इसके पहले इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था। प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का अभिन्न भाग है, तो उस हिसाब से हम हमारे संविधान में बता रहे हैं कि संविधान में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख नहीं था, परंतु अब हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता का उल्लेख कर दिया गया है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता थी, नहीं थी, गलत है। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई, सही है, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में आएगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं पंथ निरपेक्षता के बारे में, वहां हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए। पंथ निरपेक्षता क्या होती, इसका अर्थ होता है राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर चलना और किसी एक धर्म को विशेष मान्यता न देना, ठीक है। पंथ निरपेक्षता दो तरह की होती है, पश्चिमी, अच्छा आगे दिया गया, इसको समझेंगे। किसी राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, इसका मूल बिंदु क्या है, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या रहेगा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा, ना किसी को पैसा देकर तुमको प्रमोट कर रहा है, ना किसी का विरोध करेगा। ये पंथ निरपेक्ष राज्य की परिभाषा है। सभी धर्मों और पंथों को समान सम्मान दिया जाएगा। कैसे, पंथ निरपेक्ष राज्य में, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसके बारे में समझ रहे हैं। पश्चिमी अर्थ, अगर पश्चिमी रूप से देखा जाए तो धर्म और राजनीति की पूरी तरह अलग कर दिया इसने। फ्रांस और अमेरिका ये कहते हैं कि धर्म में राजनीति या सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, परंतु भारत के परिदृश्य में ऐसा नहीं है। भारत में कहा जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा। यहाँ कह रहा है किसी धर्म में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, यहाँ कह रहा है सभी धर्मों के लिए समान दृष्टि रखेगा, सभी धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहित करेगा। देखिए भारत में समझा धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग नहीं किया गया, यहाँ पूरी तरह अलग कर दिया गया, पूरी तरह अलग नहीं किया गया है। क्या है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को बराबर महत्व और संरक्षण देता है। यहाँ ना संरक्षण देंगे ना महत्व देंगे, यहाँ पे संरक्षण देंगे महत्व देंगे, लेकिन वो बराबर होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष है। ये कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इसके पहले हमारे प्रस्तावना में इसका कोई प्रावधान नहीं था। अगला शब्द जो आता है संविधानवाद। संविधानवाद से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, संविधानवाद जानना जरूरी है। अब शब्दकोश से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उदारवाद से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम अभी इसके बाद जब प्रीवियस ईयर अगली क्लास में करेंगे वहां देखेंगे
कि कैसे कैसे किस प्रकृति के क्वेश्चन आए। धीरे धीरे अब क्वेश्चन का स्वरूप वोकैब की तरह, पॉलिटिकल साइंस कोर्स सब्जेक्ट की तरह शिफ्ट हो रहा है, विचारधाराओं की तरह शिफ्ट हो रहा है। एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। बहुत डिटेल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत कम भी नहीं पढ़ाया जा रहा, इतना पढ़ाया जा रहा है कि आप लगभग लगभग प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, संविधानवाद को समझते, संविधानवाद शब्द, संविधानवाद अभी जब ये पहले यहाँ समझिए, इसके बाद संविधान से जो संविधानवाद को कंपेयर करेंगे वहां और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा आपको दोनों में अंतर क्या है। एक सिंपल से लैंग्वेज समझते, संविधान क्या है? नियम कानूनों का दस्तावेज। ठीक है, लिखित नियम कानूनों के दस्तावेज को संविधान कहते हैं। परंतु जब वो लिखित नियम कानून जन कल्याण पे आधारित हो, ठीक, समाज कल्याण पर आधारित हो, आर्थिक समानता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, तो ऐसा संविधान संविधानवाद की विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संविधान जरूरी नहीं है कि जन कल्याण, संविधान क्या है? लिखित नियम कानूनों का दस्तावेज। वो नियम कानून दमनकारी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नियम कानून आपके जो है लोक कल्याणकारी हो। अगर वो नियम कानून दमनकारी होंगे तो वो संविधान तो है परंतु संविधानवाद नहीं है। अगर लोक कल्याणकारी हो गए तभी वो संविधान संविधानवाद बनेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और समझते हैं धीरे धीरे। मूल विचार क्या है? राज्य की शक्ति सीमित हो और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो। ठीक है, और समझते हैं इसका मुख्य तत्व क्या होता है। नियम कानून तो हो, लेकिन नियम कानून कैसे हो? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होना चाहिए कि सभी नागरिक और शासक कानून के अधीन हो और कानून के समक्ष समान हो। ठीक है, सीमित सरकार, ऐसा नहीं कि असीमित सरकार, सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए, सरकार के पास सीमित शक्तियां होनी चाहिए। हमारे सरकार पर, हमारे जो देश की सरकार है, इस पर सीमाएं कहां से हैं? हमारे संविधान से हमारे देश की सरकार पर सीमाएं लगाई जाती हैं। तो असीमित सरकार नहीं होनी चाहिए, या सीमित सरकार की अवधारणा हो। सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा नियंत्रित हो। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य समवर्ती सूची हमारे यहाँ किया गया, उसी हिसाब से शक्ति का विभाजन जो हो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्पष्ट हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, इसके बाद वाले स्लाइड में समझते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? अगर मौलिक अधिकार नहीं होगा तो क्या वो संविधानवाद होगा? मौलिक अधिकार नहीं होगा तो संविधान तो हो सकता है, या मौलिक अधिकार जो होंगे दमनकारी होंगे तो क्या संविधानवाद होगा? नहीं होगा। मौलिक अधिकार होने चाहिए। मौलिक अधिकार कैसे हो? नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने वाले हों। लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तब वो संविधानवाद की अवधारणा को फुलफिल करेगा। जनता की सहमति से शासन चल रहा हो। न्यायिक समीक्षा हो, कि संविधान की रक्षा है तो न्यायपालिका को यह शक्ति होगी कोई कानून संविधान के दायरे में है कि नहीं, या संविधान की मूल भावना के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ठीक, मूल भावना, मूल ढांचा का सिद्धांत के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो भी होना चाहिए, तब वो संविधानवाद की अवधारणा फुलफिल होगी। पहला जो हमने बताया कि संविधान दमनकारी हो, लेकिन वो लोक कल्याणकारी रूल हो, तभी वो संविधानवाद होगा। उसी के आधार पर देखिए, कानून का शासन लोक कल्याणकारी कैसे होगा? कानून का शासन हो, सीमित सरकार हो। सीमित सरकार क्यों? असीमित शक्तियां उनको दी जाएंगी तो मनमानी करेंगे। शक्ति का विभाजन हो, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र और प्रतिनिधि, लोकतंत्र मतलब जनता का जनता के द्वारा शासन हो, तभी संविधानवाद होगा। न्यायिक समीक्षा हो और संवैधानिक सर्वोच्चता हो। संविधान सर्वोच्च हो, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान के राज्य का सर्वोच्च कानून हो। इसकी लक्ष्य, इसका लक्ष्य क्या होता है संविधान का? तो संविधानवाद का, संविधान का लक्ष्य है कि नियम कानून के हिसाब से देश चलना चाहिए, लेकिन संविधानवाद क्या है कि निरंकुशता को रोकना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित करना। संविधानवाद के प्रमुख विचारक अगर देखा जाए तो जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू और जेम्स मैडिसन रह चुके हैं। देखिए यहाँ पे, ये संविधान है, परंतु ये संविधान संविधानवाद क्या बनेगा? जब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स होंगे, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, या लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। जरूरी नहीं कि ये सब संविधान में लिखा हो। अगर ये सब नहीं लिखा जाएगा, ये सब प्रावधान संविधान में नहीं होंगे, तो वो सिर्फ संविधान बन के रह जाएगा, संविधानवाद नहीं होगा। जब ये सारे प्रावधान इसमें लिख दिए जाएंगे तब यह संविधानवाद हो जाएगा।
लोक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। अगर अंतर समझ लिया जाए तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ देखा जाए तो संविधान क्या कहता है, राज्य की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को लिखित या अलिखित रूप से बताने वाला दस्तावेज है। ये शक्तियां बताएगा, अधिकार बताएगा, लेकिन ये क्या है, ये एक दर्शन है या एक फिलॉसफी है कि संविधान का उद्देश्य राज्य की शक्ति को सीमित करना और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। सिर्फ कानून ही ना हो, कानून ऐसे हो जो शक्ति, राज्य की या सरकार की शक्ति को सीमित करे और नागरिकों का अधिकतम कल्याण करे, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करे, नागरिकों का अधिकतम कल्याण करे। इसका केंद्र बिंदु क्या है, शासन व्यवस्था की रूपरेखा, शासन पे आधारित है, शासन कैसा चलेगा। लेकिन संविधानवाद क्या कहता है, शासन की सीमाएं क्या होंगी, नागरिक सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता क्या होगी। उद्देश्य क्या है, सरकार के संगठन, शक्तियों, कार्यप्रणाली को तय करना, मतलब लिखित रूप से सरकार क्या क्या शक्तियां देंगी वो देना, परंतु ये शक्तियां दमनकारी ना हो, ऐसी व्यवस्था होगी तो वो संविधानवाद होगा। निरंकुश सरकार को रोकना और लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करना। उदाहरण के लिए समझा जाए भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ठीक है, ये संविधानवाद की भी बात करते हो, संविधान की भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जैसे भी हैं। देखिए भारत और अमेरिका दोनों जगह कॉमन है, परंतु अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उत्तर कोरिया में सिर्फ और सिर्फ संविधान, संविधानवाद नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है लोगों के पास। ठीक, ब्रिटेन आदि में लागू संविधानवाद का आदर्श है। संभव स्थिति क्या होती, केवल संविधान होने पर भी निरंकुश सरकार संभव है। जैसे नाजी जर्मनी में संविधान था पर संविधानवाद नहीं था। हिटलर के समय क्या नियम कानून नहीं रहे होंगे, संविधान नहीं रहेगा, संविधान उस समय भी था लेकिन संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद तब होगा, जब संविधान तभी होगा जब संविधान वास्तविक रूप से नागरिक स्वतंत्रता और सीमित सरकार को लागू करे। जर्मनी में क्या था, असीमित सरकार थी, नाजी सरकार असीमित, नागरिक, उसके बाद असीमित शक्तियां थी। यहीं पे हम संघवाद, फेडरल सिस्टम पढ़े ना, तो फेडरल में ही देखा जाए संघवाद क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली पड़ी, उसी तरह से हम संघवाद भी देखते हैं। तो संघवाद क्या है, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का बंटवारा दो स्तरों पर हो, जरूरी नहीं दो स्तरों पर, दो से ज्यादा स्तरों पर भी हो सकता है। ठीक है, शक्ति का केंद्र एक जगह ना हो, एक से अधिक शक्ति का केंद्र जब होगा तो उसको संघवाद कहेंगे। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, भारत में क्षेत्रीय सरकारें, मतलब कि अगर देखा पंचायती राज प्रणाली भी है, ठीक है ना। तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, संघवाद की सबसे मूल अवधारणा क्या है कि शक्ति का केंद्र एक ना हो, शक्तियां केंद्र और राज्यों में स्पष्ट रूप से विभाजित हों, संविधान में लिखित रूप से विभाजित हों। ठीक है, दोनों ही शक्तियां संविधान द्वारा निश्चित और सीमित होती हैं, यानी ना तो केंद्र मनमानी कर सकता है और ना ही राज्य मनमानी कर सकता है। अगर इसकी संघवाद की मुख्य विशेषताएं देखी जाए तो संघवाद में दोहरी सरकार होती है, केंद्र की अपनी सरकार होगी, राज्य की अपनी सरकार होगी। संविधान यहाँ पर सर्वोच्च होता है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। परंतु अभी एकात्मक सरकार भी, अगर मान लीजिए संघवाद नहीं है, एकात्मकता है, तो वहां पर क्या होगा, संविधान वहां पर भी होगा, परंतु उस संविधान में सिर्फ केंद्र सरकार की बात की जाएगी, दो स्तर की सरकारें नहीं रहेंगी। तो दोनों सरकारें संविधान के अनुसार काम करती हों, संविधान की सर्वोच्चता हो, शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से हो, केंद्र राज्य समवर्ती सूची जैसी भावना की बात कर रहा है। केंद्र और राज्यों में अधिकार संविधान में लिखे जाते हैं। भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट विभाजन किया गया है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर केंद्र और राज्य में विवाद हो तो न्यायपालिका फैसला करे। द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए। विधानमंडल कैसा ना, विधानमंडल में दो सदन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि दो सदनीय विधानमंडल ही हो संघवाद के लिए, ठीक है, परंतु द्विसदनीय विधानमंडल से क्या होगा, अगर मान दो सदनीय विधानमंडल है, ठीक है ना, दोनों केंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, एक अगर राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है, तभी तो वो संघीय विचारधारा के अकॉर्डिंग होगा। तो अपने यहाँ जो है भारत में द्विसदनीय विधानमंडल भी संघीय शासन का एक एग्जाम्पल है, संघीय शासन की व्यवस्था करता है। एक है लोकसभा, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी है राज्यसभा, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में संघवाद कैसा है, अगर भारत में संघवाद की संरचना देखी जाए तो भारत की संघीय संरचना, भारत एक संघीय राज्य है लेकिन इसमें एकात्मक झुकाव भी पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि इसमें एकात्मक झुकाव भी पाए जाते हैं। एकात्मक झुकाव कहाँ कहाँ है, न्यायपालिका के संदर्भ में देखा जाए
कि न्यायपालिका एकात्मक, एकल नागरिकता है भारत में। भारत में संविधान एक ही संविधान है, ऐसा नहीं कि भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान है और केंद्र के लिए अलग संविधान है, एक संविधान है। तो एकात्मकता जहां जहां भारत में पाई जाती है वो एकात्मक स्वरूप की बात करेगा। जैसे देखिए आर्टिकल 1 हमने चर्चा की थी कि इंडिया दैट इज द भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। भारत भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन अमेरिका की तरह राज्यों का समझौता नहीं, इसमें एकात्मक झुकाव भी पाया जाएगा। भारत में संघवाद की विशेषता क्या है समझते हैं, दोहरी सरकार है भारत में, दो सरकारें पर दो स्तर की सरकारें हैं, शक्ति का विभाजन है, केंद्र राज्य समवर्ती 3 सूचियों में है, संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, संविधान सर्वोच्च, कोई कानून संविधान के खिलाफ नहीं बन सकता जिससे कि राज्यों के अधिकार छीने जा सके, ऐसा कोई कानून, स्वतंत्र न्यायपालिका है। संघीय संघवाद तभी संभव होगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। कहीं ना कहीं न्यायिक सक्रियता संघवाद को और मजबूत करती है। जब हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं वहां पर देखेंगे कि संघवाद और विस्तृत रूप से आपको क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ संघवाद शब्द को बस आप समझ लीजिए, ठीक है। द्विसदनीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा भारत में है, ठीक है ना। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें संघीय चरित्र मजबूत होता है। भारत में संघवाद की विशिष्टता मतलब उसमें एकात्मक झुकाव पाया जाता है। हमने एकात्मक झुकाव क्या क्या बात की, हमने न्यायपालिका में बात की। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल जब हम पढ़ेंगे वहां देखेंगे आपातकाल की स्थिति में कि राज्य के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को हो जाता है। तो राज्य सूची के विषय पर जब केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी तब तो एकात्मकता वहां दिखेगी। साथ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यहां भी एकात्मकता है। अगर समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना है और कोई गतिरोध होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे, वहां भी एकात्मकता दिखाई देती है। तो राज्यों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर करता है। आर्टिकल 3 की हमने चर्चा की थी, आर्टिकल 3 हम विस्तार से और पढ़ेंगे, परंतु हमने चर्चा की थी कि कोई भी केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य के भूभाग को परिवर्तित कर सकता है, उसके लिए उसको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्यों का अस्तित्व संविधान पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है। समवर्ती सूची पर केंद्र का वर्चस्व है, हमने चर्चा की इसकी। अब देख लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये भी शब्द कई बार क्लास में रिपीट होंगे। विधायिका क्या है, कार्यपालिका, हालांकि कार्यपालिका जब हम पढ़ाएंगे संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, सब पढ़ाया जाएगा आपको, परंतु ये सब शब्द कार्यपालिका पढ़ने से पहले भी यूज होते रहेंगे, तो इन सब शब्दों को समझना यहाँ बहुत आवश्यक है कि विधायिका क्या होती है। अगर विधायिका देखा जाए, विधायिका विधायिका का कार्य है विधि बनाना और उन विधियों को कार्यपालिका का कार्य है लागू कराना। विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों का कार्य कार्यपालिका को लागू कराना है और न्यायपालिका का कार्य है कि उन विधियों की संवैधानिकता की जांच करना, या कार्यपालिका जो व्यवस्था लागू करवा रही है वो संवैधानिक है कि नहीं, कोई उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उसको दंडित करना। तो न्यायपालिका न्यायपालिका क्या है, विधि जो बनाई गई विधायिका द्वारा उसी के अंतर्गत ही अपना न्याय सुनाती है, ये है न्यायपालिका। कार्यपालिका भी दो तरह की होती है, एक अस्थाई कार्यपालिका, एक अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति भी उसका एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है, जो कर्मचारी, चाहे वो मजदूर से एक छोटा सा भी अगर सरकार के अधीन कोई मजदूर है या कोई सफाई कर्मी से लेकर सचिव तक, पीएमओ सचिव तक, सब लोग अस्थाई कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका, बस आप नाम को ध्यान देते रहिए। अस्थाई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये क्या होती है, इनको समझते रहिए। जब हम इनका टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां और डिटेल में आपको क्लियरिटी हो जाएगी। न्यायपालिका की बात की जाए तो इसका कार्य है न्याय देना। एकात्मकता पाई जाती है क्योंकि हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। विधायिका को अगर देखा जाए, विधायिका शब्द को अगर देखा जाए तो विधायिका वह संस्था है जो कानून बनाती है। वहीं कार्यपालिका क्या है, कानूनों को लागू करती है और शासन चलाती है। और जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको न्यायपालिका वह संस्था जो कानून की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है। इन सबका आधार क्या होगा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून या संविधान।
भारत में संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद विधायिका कहलाते हैं। विधायिका क्या है? केंद्र स्तर पर देखा जाए तो संसद, राज्य स्तर पर देखा जाए तो विधानमंडल। संसद और विधानमंडल में हम समझते हैं जस्ट आगे। कानून बनाने वाला अंग क्या है? विधायिका। और कार्यपालिका कानून लागू करने और शासन चलाने वाला अंग है कार्यपालिका। ठीक है। मंत्री परिषद, जैसे इसमें राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। अब तक ये तीनों लोग जो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसके प्रमुख अंग होते हैं। न्यायपालिका की चर्चा की जाए तो यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका है। सरल शब्दों में कानून की रक्षा और न्याय देने वाला अंग कौन सा है? न्यायपालिका। बस आप शब्द से परिचित हो जाइए ताकि आगे शब्द यूज किया जाए तो आप परेशान मत होइए। संसद, हमने चर्चा की ना, विधायिका के पार्ट है संसद और विधानमंडल। तो संसद देखा जाए, संसद केंद्र स्तर पर कानून बनाने वाली सबसे प्रमुख बॉडी है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। इसका मुख्य काम है कानून बनाना, सरकार की जवाबदेहिता तय करना और वित्तीय नियंत्रण रखना। संसद के सदन कितने होते हैं? संसद में 2 सदन है। हमारे भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जबकि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। 552 अब नहीं रही, अब इसको 550 कर दिया गया है, क्योंकि 2019 में 104 संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इनकी संख्या अब घट के 550 हो गई है। ठीक। और निर्वाचित संख्या वर्तमान में, अधिकतम संख्या इतनी चाहिए लेकिन वर्तमान में संख्या है कितनी? 543। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या इससे पहले भी इनको भंग किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। इसे निचला सदन भी कहते हैं। इसमें संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं इसमें और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। परंतु इसके जो सदस्य, ये अस्थाई सदन होता है। इसको अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्यों हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये कैसे रिटायर होते हैं राज्यसभा जब पढ़ा जाएगा डिटेल में इसको समझ भी लेंगे हम। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। संसद के अंग, ये तो संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन संसद के जब अंग की बात होगी तो वहां राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति को संसद का अंग इसलिए कहा जाता है, जब भी विधायिका या फिर लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून पारित करती है, जब तक उसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। इस वजह से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का अंग बनते हैं। इसी प्रकार अगर राज्य में राज्य स्तर विधानमंडल को देखा जाए तो विधानमंडल राज्य का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय है। ठीक है। राज्य में कानून बनाने का विधानमंडल कार्य करता है। ये सर्वोच्च निकाय राज्य का होता है कानून बनाने में। ये 1 सदनीय होता है, कई कई जगहों पर ये 2 सदनीय भी है। 6 प्रमुख राज्य हैं जहां पर 2 सदनीय विधान मंडल पाया जाता है। तो दूसरा सदन जो होता है उसको विधान परिषद कह दिया जाता है। इसको विधान परिषद कहा जाएगा जहां पे 2 सदनीय है। नहीं तो 1 सदन जहां पे रहेगा वहां विधानसभा कहा जाएगा। तो विधानसभा और विधान परिषद को एक साथ क्या कहा जाता है? विधानमंडल। केंद्र में संसद कहा जाता है। तो यहाँ पे केवल विधानसभा होती है। कैसे? 1 सदनी जहां जहां पर है। अधिकांश राज्यों में यही प्रणाली, परंतु 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी पाए जाते हैं। विधानमंडल के अंग क्या है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति भी विधान संसद के अंग होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्यपाल भी विधानमंडल के अंग होते हैं। न्यायिक सक्रियता हम बार बार उल्लेख कर रहे हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या है कि जब न्यायपालिका सिर्फ कानून की व्याख्या करने तक सीमित रहकर, बल्कि मतलब अगर न्यायपालिका सिर्फ कानून की व्याख्या ही ना करे, उसके साथ साथ कानून कैसा होना चाहिए, सामाजिक कल्याण, जो हम आगे पढ़ेंगे कि मूल ढांचा का सिद्धांत, उसमें और स्पष्टता होगी कि दखल देने लगे और समाज के बदलाव लाने की कोशिश करने लगे तो उसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायपालिका सिर्फ क्या था कार्य इसका? विधियों की जांच करना। परंतु अब ये डिसाइड कर रही कि विधियां लोक कल्याणकारी भी होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर बनी होनी चाहिए। ठीक। मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। तो उसी को न्यायिक सक्रियता कह दिया जाता है। यानी अदालत सिर्फ कानून
क्या है यह न बताकर बल्कि कानून क्या होना चाहिए यह भी तय करने लगती है, तो इसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले न्यायिक सक्रियता देखा जाए तो अमेरिका में मिलती थी। उत्पत्ति देखा जाए तो यह विचार सबसे पहले अमेरिका में 1947 में न्यायविद आर्थर श्लेसिंगर ने दिया था। भारत में न्यायिक सक्रियता का विकास खास तौर पर 1970 के दशक के बाद हुआ है। जब इंदिरा गांधी सरकार चल रही थी, उन्होंने मनमाने तरीके से कानून बना रही थी, उस समय न्यायिक सक्रियता सबसे ज्यादा हो गई थी। साथ में एक वर्ड और आता है प्रीवी काउंसिल। हमने क्या न्यायिक सक्रियता देख लिया, न्यायिक सक्रियता आप परेशान मत होइएगा, और डिटेल में धीरे धीरे क्लास के साथ चर्चा होती रहेगी। ये सब शब्द जो पढ़ा रहे हैं इनकी चर्चा दोबारा होती रहेगी। यहाँ पे बस आपको परिचित करवाया जा रहा है, कभी भी क्लास में इस तरह के शब्दावलियां यूज हो तो आप कंफ्यूज मत होइए। प्रीवी काउंसिल क्या थी? कभी कभी प्रीवी काउंसिल और प्रीवी पर्स जैसे शब्द आते हैं और दोनों लगते हैं कि एक तरह से हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्रीवी काउंसिल और प्रीवी पर्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने जब चर्चा हम कर रहे थे तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे कि भारत ब्रिटेन, जो ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश के यहाँ शासन था, उस समय न्यायपालिका, जो भारत का न्यायालय था, वो अपीलीय न्यायालय था, और उसकी अपील कहाँ पे? ब्रिटेन के न्यायालय में की जाती थी, या ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। वहां हमने उसको गलत ऑप्शन माना था। क्यों माना था? क्योंकि जो भारत का न्यायालय था वो अपीलीय न्यायालय नहीं था। स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट का गलत था, लास्ट उसका जो अगला पार्ट था वो सही था। वहां पर हमने चर्चा की थी प्रीवी काउंसिल की। तो प्रीवी काउंसिल वह है जब ब्रिटेन की एक सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी, अब नहीं है, पहले थी। इसका कार्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य, जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य, चाहे भारत हुआ या फिर दक्षिण अफ्रीका जैसे साम्राज्य हुए, वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य के सभी उपनिवेशों से आने वाले अपीलों की अंतिम सुनवाई कहाँ होती थी? वो प्रीवी काउंसिल में होती थी। भारत की भूमिका क्या थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। उस समय किसी केस की अंतिम अपील लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, यानी यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय था। क्या? प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय था। आज समय में कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। अंततः अगर देखा जाए तो भारत के हिसाब से स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1949 में प्रीवी काउंसिल से अपील का अधिकार समाप्त कर दिया। अब यह अधिकार किसको दे दिया गया? 1950 के संविधान द्वारा अब यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। वहीं प्रीवी काउंसिल हमने देखा, अब प्रीवी पर्स देखते। प्रीवी पर्स क्या था? यह एक वार्षिक आर्थिक भत्ता राशि थी जो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देशी रियासतों के राजाओं महाराजाओं को देने का वादा किया था। जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था उस समय हमारे देश में प्रावधान किया गया था कि जो राजा होंगे उनको संघ की तरफ से या केंद्र की तरफ से कुछ भत्ते दिए जाएंगे, उसी को हम प्रीवी पर्स कहते हैं। परंतु इंदिरा गांधी सरकार जब आती है वो इसको समाप्त कर देती है। प्रीवी पर्स क्या था? कि राजा महाराजाओं को दिया जाने वाला भत्ता। वो राजा महाराजा कौन थे? जो जो 93 रियासतें थी ना, जब हम देखे थे कि 93 रियासतें थी, उन 93 रियासतों का कुछ रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया था। उनको इस शर्त पे विलय किया गया था कि हम आपको भत्ता देते रहेंगे, तो उसी भत्ते को हम प्रीवी पर्स कहते थे। प्रीवी काउंसिल क्या था? अपीलीय न्यायालय था ब्रिटेन में, जबकि प्रीवी पर्स क्या था? महाराजाओं को दिए जाने वाला भत्ता था। बदले में उन रियासतों ने भारत संघ में विलय स्वीकार किया था। इसका मकसद क्या था? क्यों ये दिया जाता था? तो रियासतों के शासक को उनकी शाही उपलब्धियां, महल और प्रतिष्ठा छोड़ने का मुआवजा, जो वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना जो राजपाट भारत के संघ को दे दिए, अपनी शाही उपलब्धियां, वो राजा जो थे वो राजा का पद त्याग देते हैं। इस वजह से इसके मुआवजे के रूप में हमें क्या? प्रीवी पर्स दिया जाता था, ताकि ये विलय का विरोध ना करें और शांति बनी रहे। अंततः क्या हुआ? इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 में 26वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में कौन सा? 26वां संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स को राजाओं की मान्य उपलब्धियां समाप्त कर दी। राजाओं को जो भत्ते दिए जाते थे उसको अब समाप्त, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, परंतु आप देख लीजिए कभी भी बोर्ड का अगर दिमाग घूम गया तो पूछ सकता है। अब भारत में ना कोई राजा महाराजा है संवैधानिक रूप से मान्य है, और ना ही उन्हें कोई भत्ता दिया जाता। वर्तमान समय में ना कोई राजा महाराजा है और ना ही उसे भत्ता दिया जाएगा। ये तो हो गया आज तक की क्लास। अब अगली क्लास से हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जब विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी उसके साथ हम देखेंगे हमारे संविधान में संशोधन की, संविधान संशोधन जिसके आधार पर लचीला संविधान है, कठोर संविधान, ये तय किया जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, लगभग 3 प्रक्रियाएं मूल रूप से हैं, तीनों प्रक्रियाओं को हम समझेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषता और प्रक्रिया एक क्लास में रहेगी। इसके बाद अभी तक
जितना भी संवैधानिक विकास के बाद के जितने भी चैप्टर देखें, भारतीय संविधान के स्रोत, राजनीतिक प्रणालियां, विचारधाराएं, शब्दकोश, या फिर जो है हम देखेंगे प्रमुख विशेषता, और इसके बाद संविधान संशोधन, इन सब पर आधारित आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कुछ करवाए जाएंगे, वो सीमित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे या सीमित प्रैक्टिस सेट रहेंगे। आप और मार्केट से लेकर करते रहिए, क्योंकि सब कुछ क्लास में नहीं करवाया जा सकता, क्लास बहुत लंबी होने लगेगी। उसके बाद हम प्रस्तावना आदि की चर्चा करेंगे। चलिए।